हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो नर्सिंग। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है न्यूट्रिशन। आज हम इस वीडियो में कम्प्लीटली न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे और उससे बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे टॉपिक वाइज टॉपिक हम न्यूट्रिशन कवर करेंगे। न्यूट्रिशन के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, वो हम आज इस क्लास में कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन से। ठीक है, फर्स्ट आता है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन। जो ये न्यूट्रिशन वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्ड से। ठीक है, न्यूट्रिशन वर्ड कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्ड से। और इसको क्या बोलते हैं लैटिन वर्ड में? न्यूट्रेंट, जिसका मीनिंग क्या होता है? टू नरिश। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है? टू नरिश। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, कि न्यूट्रिशन के फादर कौन है? फादर्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के फादर कौन है? एंटोनियो लेवेंचर। ठीक है, एंटोनियो लेवेंचर इज द फादर ऑफ न्यूट्रिशन। इन्होंने क्या किया था? न्यूट्रिशन के बारे में लोगों को बताया। ठीक है, एंड उनको बताया कि कौन कौन से विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और कौन कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में होते हैं, और कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल्स होते हैं। ठीक है, तो ये फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ पर सिचुएटेड है? ठीक है, तो कहाँ पर सिचुएटेड है? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ पर है? ये हैदराबाद में। हैदराबाद में क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट है न्यूट्रिशन का, जहाँ पर स्टडी की जाती है न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिएंट्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है इस न्यूट्रिशन के सब्जेक्ट में वो है न्यूट्रेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा न्यूट्रेंट। ये न्यूट्रिशन के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं? तो देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, प्लस आप नोट्स भी बना सकते हो साथ ही साथ। ठीक है, दे आर वेरी इंपोर्टेंट फॉर योर फ्यूचर स्टडी। ठीक है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एग्जाम्स हम कोई भी वीडियोस को इतनी सडनली व्यू नहीं कर पाते हैं, इसलिए आप प्लीज मेक अ नोट्स, ताकि वन डे बिफोर ऑफ एग्जाम हम क्या कर सके? रैपिडली रिवीजन कर सके न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के बारे में। इस वीडियो में कम्प्लीटली न्यूट्रिशन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो हम कवर करने वाले हैं। सो अभी हम क्या देख रहे हैं? न्यूट्रिएंट के बारे में। देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट। फर्स्ट इसमें क्या होता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट, एंड सेकंड इसमें होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, फर्स्ट इज माइक्रो एंड सेकंड इज मैक्रो न्यूट्रिएंट। अब माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है? जो माइक्रो का वर्ड जो मीनिंग होता है, उसका मीनिंग होता है लिटिल बिट। ठीक है,
मीन्स या फिर बोल सकते हैं स्मॉल, ठीक है, एंड मैक्रो का मीन्स लार्ज, ज्यादा, ठीक है। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट इसमें क्या होता है हमारा विटामिन, जितने भी हमारे विटामिन होते हैं दैट इज माइक्रो न्यूट्रिएंट। एंड सेकंड क्या होता है इसमें हमारा मिनरल्स। मिनरल्स और विटामिन क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो हमने देख लिए, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, सेकंड इज फैट एंड थर्ड इज प्रोटीन। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कितने परसेंट होता है? 50 to 70%। एंड फैट जो होता है वो 15 to 30%। और जो प्रोटीन होता है वो कितना फाइंड आउट होता है? 10 से 15%, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इसमें पूछा जाता है कि प्रोक्सिमल प्रिंसिपल ऑफ फूड कौन सा होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट या मैक्रोन्यूट्रिएंट? और मैक्रोन्यूट्रिएंट भी होता है तो विच वन, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड कौन से होते हैं, तो जितने भी हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं दैट इज प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स ऑफ फूड होते हैं, ठीक है। प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स ऑफ फूड, ठीक है। ये क्या होते हैं हमारे प्रोक्सिमल प्रिंसिपल ऑफ फूड होते हैं, कौन से होते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक आता है सॉरी गाइस, नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक आता है माल न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन के सब्जेक्ट के अंदर अगर हमने माल न्यूट्रिशन नहीं पढ़ा तो फिर क्या ही पढ़ा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है माल न्यूट्रिशन। जो ये माल न्यूट्रिशन वर्ड है ये टू वर्ड से मिलके बना है, ठीक है। फर्स्ट इज माल एंड सेकंड इज माल एंड सेकंड इज न्यूट्रिशन। जो माल का मीनिंग होता है दैट इज एबनॉर्मल, क्या होता है? एबनॉर्मल। एंड न्यूट्रिशन, यू नो दैट न्यूट्रिशन का मीनिंग मैंने क्या बताया था? टू नरिश। जब हमारी बॉडी को कंप्लीटली प्रॉपर वे में कोई भी न्यूट्रिएंट मिल नहीं रहा होता है तो उसके कारण क्या कर जाता है हमारा माल न्यूट्रिशन। हम बोल सकते हैं कि कोई भी एबनॉर्मलिटीज आ गई, लैक ऑफ किसी भी विटामिन के कारण, ठीक है, या फिर कोई भी क्या हो गया, ओवर न्यूट्रिशन हो गया है या फिर अंडर न्यूट्रिशन हो गया है, ठीक है। तो इसके अंदर हम दो चीजें देखेंगे, एक तो अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है एंड ओवर न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। माल न्यूट्रिशन के अंदर दो चीजें आती हैं, फर्स्ट इज अंडर न्यूट्रिशन एंड सेकंड इज ओवर न्यूट्रिशन। ठीक है, अब इसमें अंडर न्यूट्रिशन में क्या क्या आता है? फर्स्टली इसमें वास्टिंग, ठीक है, वास्टिंग, सेकंड स्टैंडिंग एंड थर्ड इज लो वेट। ये जितनी भी कंडीशंस होती हैं ये किसके अंदर होती हैं? माल न्यूट्रिशन के अंदर, ठीक है। एंड सेकंड इज नेक्स्ट इज स्पेसिफिक
डिफिशियंसी, ठीक है। स्पेसिफिक डिफिशियंसी का मीन्स है किसी भी एक स्पेसिफिक डिफिशियंसी की वजह से, लाइक जैसे विटामिन ई की डिफिशियंसी हो गई हो, ठीक है, विटामिन सी की डिफिशियंसी हो गई हो, विटामिन डी की डिफिशियंसी होगी, मीन्स एक स्पेसिफिक चीज है, ठीक है। मीन्स हमें उसके बारे में पता है कि पेशेंट को विटामिन डी की डिफिशियंसी होगी, तो मीन्स एक स्पेसिफिक चीज हो गई है, ठीक है, कि उनके बॉडी में विटामिन डी की ही कमी है। तो ये जितने भी कंडीशंस आती है किसके अंदर आती है, हमारे माल न्यूट्रिशन के अंदर। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। फर्स्टली हम इसमें देखते हैं कि वास्टिंग क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वास्टिंग। वन बाय वन हम इसमें देखते हैं। फर्स्टली हम इसमें क्या देख रहे हैं, अंडर न्यूट्रिशन का फर्स्ट पॉइंट वास्टिंग, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। अंडर न्यूट्रिशन के हम सब पॉइंट्स देख रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट हमारा क्या है, वास्टिंग। तो वास्टिंग क्या होता है, जब लो वेट हो और हाइट, ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं वास्टिंग का मीन्स क्या होता है, लो वेट और हाइट, दैट इज वास्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट, वास्टिंग का हम जो पता लगाते हैं, इसके अंदर कुछ ग्रेड्स हमें देनी होती हैं। तो देयर आर 4 ग्रेड्स। कितनी ग्रेड्स होती हैं, 4 ग्रेड्स। देयर आर 4 grades of fasting। फास्टिंग का मीन्स होता है कोई भी जो फैट होता है उसका लॉस हो जाना, ठीक है। अब हमें इसमें क्या होता है, ग्रेड्स देनी होती है। कोई बंदा है, ठीक है, उसकी जो फैट लॉस हुआ है वो कहाँ से लॉस हुआ है, ठीक है। तो इस हम इसको क्या करेंगे, ग्रेड्स देंगे। दैट मीन्स अगर एक जरिए फैट लॉस हुआ है तो हम उसको ग्रेड फर्स्ट में रखेंगे। थाई और बटक का जो फैट है वो लॉस हुआ है तो उसको ग्रेड सेकंड में रखेंगे फास्टिंग के अंदर। एंड उसका चेस्ट का जो फैट है वो लॉस हुआ है तो हम उसको थर्ड ग्रेड में रखेंगे। अगर उसका लॉस हो बकल म्यूकस, ठीक है, बकल म्यूकस अगर उसका लॉस हुआ है तो हम उसको फोर्थ ग्रेड में रखेंगे। तो अंडर दी फास्टिंग जो हम कैटेगराइज करते हैं किसी भी पेशेंट को, ठीक है, उसके वेट और हाइट के अकॉर्डिंग उसमें हमने 4 ग्रेड्स इंक्लूड किए हैं। तो वन बाय वन पढ़ते हैं हम। फर्स्ट ग्रेड में क्या आता है, फर्स्ट इज अगर पेशेंट, ठीक है, पेशेंट का क्या हो, लॉस ऑफ फैट एट एक्सिला। अगर एक्सिला का फैट उसका क्या है, लॉस है, बाकी सब नॉर्मल है, बट एक्सिला का जो फैट है वो क्या है, लॉस है, तो उसको हम कहाँ रखेंगे, ग्रेड फर्स्ट के अंदर, ठीक है, वास्टिंग में। सेकंड इसमें है ग्रेड सेकंड। ग्रेड सेकंड में हम देखेंगे अगर पेशेंट के थाई एंड बटक का जो फैट है वो लॉस है, लॉस ऑफ फैट थाई एंड बटक्स, तो हम उसको कहाँ रखेंगे, सेकंड ग्रेड में। थर्ड ग्रेड के अंदर हमारा क्या आता है, लॉस ऑफ फैट फ्रॉम, लॉस ऑफ फैट फ्रॉम चेस्ट एंड एब्डोमेन। अगर पेशेंट के चेस्ट और एब्डोमेन का फैट लॉस है तो वो किसके अंदर आएगा, हमारे थर्ड ग्रेड के अंदर। फोर्थ ग्रेड के अंदर क्या आता है, लॉस ऑफ फैट फॉर बकल म्यूकोसा।
ठीक है। तो ये हमारी होती है 4 ग्रेड या फिर 4 स्टेज हम इनको बोल सकते हैं। तो वास्टिंग के अंदर हमने देखा कि वास्टिंग का मीन क्या है, वास्टिंग से पता चला है वेस्ट, ठीक है, मीन्स जो पेशेंट है या फिर जो बंदा है उसके जो फैट है वो क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने 4 ग्रेड्स या फिर 4 कैटेगरीज को इंक्लूड किया है। फर्स्ट ग्रेड में आता है हमारा लॉस ऑफ फैट एट एक्सिला। अगर एक्सिला का फैट उसका लॉस हो रहा है तो हम उसको फर्स्ट ग्रेड में रखेंगे, बाकी सब उसकी बॉडी में नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। एंड सेकंड ग्रेड में लॉस ऑफ फैट फ्रॉम थाई एंड बटक। अगर पेशेंट के थाई और बटक का जो फैट है वो लॉस है तो उसको हम कौन से ग्रेड देंगे, सेकंड ग्रेड देंगे, किसके अंदर, वास्टिंग के अंदर, ठीक है। थर्ड में क्या आता है, थर्ड ग्रेड हम पेशेंट को तब रख देंगे जब लॉस होगा फैट कहाँ का, चेस्ट का एंड एब्डोमेन का, ठीक है। अगर पेशेंट के चेस्ट और एब्डोमेन का फैट लॉस है तो उसको हम थर्ड ग्रेड देंगे। एंड फोर्थ ग्रेड में हम क्या देखेंगे, लॉस ऑफ फैट बकल्स एंड म्यूकस। अगर पेशेंट के वक्कल कैविटी मीन्स माउथ के जो कैविटी होती है, वक्कल कैविटी और म्यूकोसा में अगर उसका फैट क्या है, लॉस है, तो उसको हम कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, फोर्थ कैटेगरी में, या फिर बोल सकते हैं हम उसको फोर्थ ग्रेड देंगे अंडर दी वास्टिंग। तो समझ आया यहाँ तक वास्टिंग का मीनिंग, आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट सेकंड इसमें था अंडर न्यूट्रिशन में, सेकंड था स्टेटिंग, ठीक है। सेकंड क्या था, इसमें क्या होता है, स्टेटिंग में क्या होता है, लो हाइट फॉर एज, क्या होता है, लो हाइट फॉर एज, ठीक है। प्लस ध्यान से देखना, ठीक है, जो हमने पहले वास्टिंग पढ़ा था उसमें क्या था, लो वेट फॉर हाइट, क्या था, लो, एक बार लिख के बता देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन, लो वेट फॉर हाइट, ठीक है। ये किसमें था हमारा, वास्टिंग में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, आपसे सिंपली वो एमसीक्यू के थ्रू पूछ सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वास्टिंग। वो ऑप्शन दे सकता है लो हाइट फॉर एज या फिर लो वेट फॉर हाइट, तो आपको वहां पर देखना है, ठीक है। तो वास्टिंग में देखो क्या था, लो वेट फॉर हाइट था, और स्टेटिंग में क्या है, लो हाइट फॉर एज है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें इंपोर्टेंस पॉइंट्स आते हैं, वो ये है, कुछ इसमें इंपोर्टेंस पॉइंट्स हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, लाइक जो वास्टिंग होता है ये मार्कर फॉर एक्यूट मालन्यूट्रिशन, क्या होता है, मोस्टली एक्यूट मालन्यूट्रिशन में पाया जाता है, ठीक है। बट जो स्टेटनिंग होता है ये क्रोनिक मालन्यूट्रिशन में फाइंड आउट होता है, क्रोनिक माल न्यूट्रिशन। तो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं कि वास्टिंग कहाँ पर फाइंड आउट होता है, एक्यूट माल न्यूट्रिशन में, ठीक है। और स्टेटिंग ये कहाँ पर होता है, हमारे क्रोनिक माल न्यूट्रिशन में, ये आपको याद रखना है, ठीक है, दैट इज अ इम्पोर्टेंट, ठीक है। एंड वास्टिंग के अंदर बोथ भी हो सकता है, ठीक है, मीन्स वास्ट एक वास्टिंग ऐसा है जो दोनों में हो सकता है, मीन्स एक्यूट में भी और क्रोनिक में भी, ठीक है। बट
स्टेटिंग जो है वो क्रोनिक में ही होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक्यूट का मीन्स मैं बता देती हूँ शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है, मीन्स मान लीजिए सडनली हो गया, ठीक है, शॉर्ट टाइम, ठीक है, अभी सडनली मान न्यूट्रिशन पेशेंट को आए। क्रोनिक का मीन्स होता है लॉन्ग टाइम, ठीक है, मीन्स बहुत टाइम से पेशेंट मान न्यूट्रिशन में है, ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूट एंड क्रोनिक। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, जो वास्टिंग होता है वो दोनों में फाइंड आउट हो सकता है, ठीक है, एक्यूट माल न्यूट्रिशन में भी और क्रोनिक माल न्यूट्रिशन में भी, ठीक है, या फिर आप लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट भी, जो वास्टिंग होता है बोथ में होता है, ठीक है, बोथ एक्यूट एंड क्रोनिक, ये बोथ में भी फाइंड आउट होता है, बट स्टेटिंग ये किसमें होता है, ओनली फॉर क्रोनिक। तो अब आपको ये देखना है कि क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाह रहा है। अगर क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा पॉइंट्स है जो बोथ एक्यूट माल न्यूट्रिशन भी शो करता है और क्रोनिक माल न्यूट्रिशन भी, तो वो हो गया वास्टिंग, ठीक है, वास्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो एक्यूट में भी होता है और क्रोनिक माल न्यूट्रिशन में भी होता है। बट अगर उसने पूछ लिया कि इनमें से कौन सा ओनली क्रोनिक माल न्यूट्रिशन में फाइंड आउट होता है, वो आपको ऑप्शन दे दे वास्टिंग, स्टेटिंग, ठीक है, लो वेट, स्पेसिफिक डिफिशियंसी, लाइक कुछ भी ऑप्शंस दे दे तो आपको वहां से फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक जो रेफरेंस क्राइटेरिया होता है किसी भी इंडियन मैन का, वो क्या होता है, मीन्स उसकी जो नॉर्मल एज है, मेल या फीमेल हम इसमें दोनों देखेंगे, ठीक है, तो कितनी एज में, लाइक 18 से 29 इयर्स एज है तो उसका वेट उस वक्त कितना होना चाहिए एंड हाइट उसकी कितनी होनी चाहिए और उसका बीएमआई कितना होना चाहिए, ठीक है, बोल सकते हैं व्हाट इज द रेफरेंस क्राइटेरिया ऑफ इंडियंस मैन, ठीक है, क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है, बीएससी नर्सिंग में लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, राइट डाउन दी रेफरेंस क्राइटेरिया फॉर इंडियन मेंस, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, व्हाट इज द रेफरेंस क्राइटेरिया ऑफ इंडियन मैन, ठीक है, उसने तो ओनली मैन का पूछा था, बट मैं यहाँ आपको दोनों का बता देती हूँ, मैन मैन एंड सॉरी मेल एंड फीमेल का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था, व्हाट इज द रेफरेंस क्राइटेरिया फॉर इंडियंस मेंस, ठीक है, न्यूट्रिशन के अंदर ये आता है। तो हम वन बाय वन देखते हैं, एक तरफ हम मेल लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम मेल का क्राइटेरिया देखेंगे, ठीक है, मीन्स उसका एक जो क्राइटेरिया, और सेकंड थिंग इज फीमेल, ठीक है, दोनों का हम यहाँ पे क्राइटेरिया देखते हैं। फर्स्टली जो मेल का क्राइटेरिया है, इसमें 80 से 29 इयर्स की एज होगी, तो जो उसका वेट है वो कितना होना चाहिए, नॉर्मल 60 केजी, ठीक है, एंड वो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, 1.73 मीटर, मीटर में लिखा है मैंने, ठीक है, ध्यान देना, आप कभी सेंटीमीटर लिख लो, ठीक है, छोटी छोटी मिस्टेक्स हमें देखनी होती है। एंड बीएमआई किसका कितना होगा, 20.3, तो ये एक नॉर्मल क्राइटेरिया है किसी भी मेल का, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फीमेल, फीमेल की जो एज अगर 18 से 29 इयर्स हम लेकर चलें तो उसका जो वेट है वो कितना होगा, सॉरी, उसका जो वेट है वो कितना होता है 55 केजी, कितना होता है 55 केजी, ठीक है, एंड जो उसकी हाइट है
वो कितनी होती है 1.61 मीटर। एंड जो उसका BMI है वो कितना होता है 21/2। तो ये है एक नॉर्मल क्राइटेरिया फॉर फीमेल। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। क्वेश्चन था व्हाट इज द रेफरेंस क्राइटेरिया फॉर इंडियन मैन। ठीक है, उसने मैन का पूछा था बट मैंने यहाँ पे दोनों का बता दिया, मेल्स एंड फीमेल का। तो मेल का जो नॉर्मल क्राइटेरिया है वो 18 से 28 उसकी एज होनी चाहिए, और उस एज के अंदर उसका जो वेट है वो कितना होना चाहिए 18 से 29 उसकी क्या होनी चाहिए एज होनी चाहिए। एंड जो उसका वेट है वो कितना होना चाहिए 60 kg। हाइट कितनी होनी चाहिए 1.73 मीटर्स। एंड उसका जो BMI है वो कितना होना चाहिए 20.3। ऐसे ही सेम फीमेल में 18 से 29 ईयर्स, वेट कितना होना चाहिए 55 kg। हाइट कितनी होनी चाहिए 1.61 मीटर। एंड BMI 21.2। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसमें देखते हैं BMI। ठीक है, अब यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है, आपको आपके माइंड में भी क्वेश्चन पुट अप हुआ होगा कि आप BMI के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो कोई भी स्मार्ट स्टडी हम अगर हमें करनी होती है तो उसमें जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं उनको साथ ही हमें सोल्व करते जाना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसमें नेक्स्ट हमारा टॉपिक खुद से फाइंड आउट हो गया। ठीक है ना, कि अब हमें न्यूट्रिशन में एक BMI का भी टॉपिक होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा BMI। ठीक है, तो बेसिकली जो BMI होता है वो क्या होता है बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं BMI। ठीक है, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BMI। पहले तो इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, MCQ आता है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BMI, बॉडी मास इंडेक्स, दैट इज अ फुल फॉर्म ऑफ BMI। ठीक है, एंड जो हम BMI के बेस पे मीन्स हमें क्या करना होता है, जो किसी की ओबेसिटी होती है उसको इंडिकेट करना होता है अकॉर्डिंग टू BMI। इसमें एक क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर आपका BMI इतना है तो आपको कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा, मीन्स ओवरवेट में रखा जाएगा, ठीक है, या ओबेस में रखा जाएगा, या अंडर ओबेस रखा जाएगा, या ओबेस की फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, या फिर आपका नॉर्मल BMI है। ठीक है, तो इसमें एक स्केल्स आती है वो हमें लर्न करनी होती है। तो वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताते हैं। फर्स्टली एक फॉर्मूला भी यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम ड्यूरिंग द एग्जाम की व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ BMI। ठीक है, तो BMI का फॉर्मूला क्या होता है वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान देना होगा जो वेट होता है वो यहाँ पर फॉर्मूले में केजी में दिया हुआ है। ठीक है, एंड हाइट कितने में है मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना होगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहीं पर मिस्टेक करते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर इतना इजी क्वेश्चन तो देगा नहीं कि उसने सिंपल सी आपको किलोग्राम में वेट दे दिया और मीटर में हाइट दे दी। ठीक है, वो सेंटीमीटर्स में भी दे सकता है ना हाइट को, तो आपको वहां पे कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई मीटर में। ठीक है, तो आप वहां पर कंफ्यूज नहीं हो सकते। कब, जब आपको एग्जैक्टली पता होगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ BMI। तो आप सिर्फ BMI के फॉर्मूले को याद करो, और एग्जामिनर कुछ भी डिजिट रख रहा है, मीटर्स में रख रहा है, सेंटीमीटर्स में रख रहा है, वो हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट अब हम इसमें देखते हैं कि जब हम BMI निकालते हैं तो BMI की एक स्केल होती है जिसको कैटेगराइज्ड किया गया है अकॉर्डिंग टू BMI। तो फर्स्ट जो नॉर्मल BMI होता है वो कितना होता है, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल BMI कितना होता है 18.5 से 24.9 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। अब बोलोगे मैम ये किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर कहाँ से आया, तो देखो फॉर्मूले में हमारा होता है
वेट किस में, केजी में, तो ये किलोग्राम अपॉन, ठीक है, ये अपॉन का मार्क होता है, ये किस में है, मीटर स्क्वायर में, तो मीटर स्क्वायर, तो डेट इज अ यूनिट ऑफ, या बोल सकते हैं आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है फिलिंग द ब्लैंक्स में, ठीक है, फॉर जीएनएम बीएससी स्टैंडर्ड में कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ बीएमआई, तो आप वहाँ पे यूज ऑफ फॉर्मूले के थ्रू यूज करके आप वहाँ लिख सकते हैं, तो ये कोई याद करने वाली चीज नहीं होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पूरा चार्ट एक बार देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है, कि अंडर वेट कितना बीएमआई होना चाहिए, ओबेस कितना होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्टली हमें लिखना है नॉर्मल बीएमआई, ठीक है। नॉर्मल बीएमआई अभी मैंने बताया कितना होता है, 18.5 से 24.9, डेट इज अ नॉर्मल बीएमआई, ये तो आपको कभी भूलना ही नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगर हमारा डिजिट बीएमआई की 18.5 से ज्यादा आई है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। अगर हमारी डिजिट 24.9 से ज्यादा है, ठीक है, मीन्स कितनी है, 25 से अगर 29.9 के बीच कोई डिजिट आई है तो वो क्या होगा, हमारा ओवरवेट, क्या होगा, ओवरवेट, ठीक है। उसके बाद ओबेस, ओबेस को कैटेगराइज किया गया है फर्स्ट सेकंड थर्ड में। 29 के बाद अगर 30 से 34.9 है तो उसको हम ओबेस फर्स्ट में रखते हैं। ओबेस सेकंड के अंदर हम रखते हैं, सॉरी 35 से, वेट 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 34 है ना, अब सेकंड में कितना रखते हैं, 35 से 39.9। ओबेस थर्ड में हम कितना रखते हैं, 40 से 44.9। ओबेस थर्ड जो फोर्थ स्टेज है वो कितना रखेंगे, 45 से 49.9। एंड फिफ्थ ओबेस स्टेज में हम कितना रखते हैं, 50 से 60, ठीक है। और अगर 60 से ज्यादा है तो उसको हम हाइपर ओबेस बोलते हैं, ठीक है ना। एक स्टेज और आती है हाइपर ओबेस की, तो हाइपर ओबेस क्या होता है हमारा, मोर देन 60, अगर 60 से ज्यादा है तो दैट इज कॉल्ड हाइपर ओबेस, ठीक है। अब आता है ये ज्यादा वाली डिजीज है, मीन्स नॉर्मल हमें वैल्यू पता थी कितनी है, 18.5 से 24.9। अब 24.9 से अगर ज्यादा है, ठीक है, इसकी यूनिट लिख लीजिए, ये सब किस में होगी, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में। अब आता है अगर हमारी बीएमआई 18 से कम है तो क्या करेंगे, ठीक है। अब ओवरवेट है, नॉर्मल में पता है, तो अब क्या आएगा, अंडरवेट, क्या आएगा, नेक्स्ट इज अंडरवेट। अंडरवेट की जो डिजिट है वो कम होनी चाहिए किससे, 18.5 से। उसके बाद अगर 17 से कम, 17 तक है तो उसको हम बोलेंगे सीवियर अंडरवेट, क्या बोलेंगे, सीवियर अंडरवेट। और अगर 16 तक है तो उसको वो बोलेंगे वेरी अंडरवेट, क्या बोलेंगे, वेरी अंडरवेट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, दैट इज स्केल्स ऑफ बीएमआई। तो हमें बस नॉर्मल बीएमआई पता होनी चाहिए कितनी होती है, 18.5 से 24.5। अगर 24.5 से ज्यादा है तो वो ओवरवेट की तरफ जाने लगता है, और 18.5 से कम होता है तो वो अंडरवेट की तरफ जाने लगता है, ठीक है। उसके बाद हम इसको कैटेगराइज कर दिया गया है ओवरवेट, ठीक है। ओवरवेट के अंदर, ओवरवेट के अंदर उन्होंने क्या किया है, 25 से 29 तक की डिजिट उन्होंने रखी है, ठीक है। अगर इतने के बीच आता है तो वो पेश वो क्या है, ओवरवेट है।
नेक्स्ट इज ओवेस, ठीक है, ओवेस को उन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड में कैटेगराइज किया है। अगर फर्स्ट डिग्री का है तो 30 से 30.4। देखो यहाँ पे देखो 29.9 है ना, 29 अगर वन इसमें ऐड करते हैं तो 13 हो जाएगा ना, तो वन ऐड करते चले जाते हैं, ठीक है, और 5 तक इसको रखते हैं। 30 के बाद 31, 32, 30, 34, 4.9, ठीक है, फिर एक ऐड कर देंगे तो 35 से स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको किस में रखते हैं, सेकंड में, थर्ड में 40 से 44.9, फोर्थ में 45 से 49.9 एंड फिफ्थ में 50 से 60, ठीक है। एंड एक डिजिट और आती है हाइपर ओबेस की, अगर मोर देन है किससे, 60 से, ठीक है। अब ये था हमारा ओवर, मीन जब डिजिट ज्यादा हो रही हो, नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा आ रहा हो। लेकिन अगर हमारा नॉर्मल वैल्यू 18 से अगर कम है, ठीक है, तब क्या है, वो अंडर वेट है। और अंडर वेट कितना, जब 18.5 से कम है। अगर 17 से कम है, थोड़ा 70 तक है, या फिर उसको बोलते हैं सीवियर अंडर वेट, ठीक है। और 16 तक है तो वेरी अंडर वेट। तो डेट इज अ स्केल्स ऑफ बीएमआई। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है फॉर एग्जाम। आप किसी भी टाइप के एग्जाम दे रहे हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम, ठीक है, क्लास टेस्ट या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो ये आपको यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये आपको याद रखना होता है। अब बीएमआई तो हम पढ़ गए हैं, बीएमआई के साथ साथ एक और आता है बीएमआर, ठीक है, दोनों एक दूसरे के रिलेट होते हैं, बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो बीएमआई क्लास अलग होता है और बीएमआर एक अलग टॉपिक है, ठीक है। बीएमआई मीन्स बॉडी मास इंडेक्स और बीएमआर इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो बोथ आर डिफरेंट, ठीक है, दोनों अलग अलग है भाई, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब पढ़ ही लेते हैं बीएमआर के बारे में भी। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है हमारा बीएमआर। क्या है, बीएमआर। अब कोई शॉर्ट फॉर्म लिखी हो और उसकी फुल फॉर्म ना बताए तो फिर फायदा क्या, ठीक है। तो बीएमआर की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्या होती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। आप यहाँ से अपने सेल्फ नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम, ठीक है। अब जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो जो इसकी डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि बोल सकते हैं कि जब कोई भी पर्सन कंप्लीटली फिजिकली मेंटली और स्टेट मीन्स एक रेस्ट की स्टेट में हो, दोनों हर टाइप से, फिजिकली भी मेंटली भी, और हर टाइप से वो क्या हो, जब रेस्ट में हो, ना वो बंदा कुछ काम कर रहा है ना कुछ वो बंदा सोच रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट उसके अंदर क्रिएट होता है। जैसे बोल सकते हैं, व्हेन अ पर्सन इज इन कंप्लीट फिजिकल मेंटल स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। तो डेट इज अ बीएमआर। क्या होता है, बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो व्हेन अ पर्सन क्या है, कंप्लीटली फिजिकल और मेंटल तरीके से क्या हो, रेस्ट में हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बीएमआर बोलते हैं, ठीक है। अब कब तक, मीन्स उसने लास्ट 10 एंड 12 आवर्स से, मीन्स पिछले रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट कब तक, मीन्स उसने बंदे ने क्या है 10 से 12 घंटों से उसने कुछ भी नहीं किया है, ना ही फिजिकली कोई एक्टिविटी की है ना मेंटली उसने कुछ भी सोचा है, ठीक है। तो अगर वो 10 से 12 घंटे तक कुछ भी नहीं करता है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं, सेकंड पॉइंट देखिए, द अमाउंट ऑफ
एनर्जी इज required for the essential functioning of CVS respiratory endocrine cellular function and other vital function is called PMR। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि BMR क्या है, बेसल मेटाबॉलिक एक रेट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, व्हेन अ पर्सन, ठीक है, कंप्लीटली फिजिकली और मेंटली स्टेज में क्या हो, रेस्ट पर हो। ठीक है, कब से, 10 to 12 आवर्स से, तो उसकी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ने लगता है, या फिर हम बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर दी असेंशियल फंक्शन। जो हमारी बॉडी के कुछ असेंशियल फंक्शंस होते हैं उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, लाइक जैसे CVS का हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंडोक्राइन। ठीक है, जो हमारे सेलुलर होते हैं, इनके जो फंक्शंस होते हैं, या फिर कोई भी अदर वाइटल फंक्शंस होता है, उसको करने के लिए, या फिर उसको हम क्या बोल, उसको करने के लिए जो हमारी एनर्जी रिक्वायर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, BMR। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, अब जब नॉर्मल वैल्यू ऑफ BMR क्या होती है, ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है नॉर्मल नेक्स्ट है इसमें नॉर्मल वैल्यू ऑफ BMR। तो अलग अलग होती है मेल एंड फीमेल में। ठीक है, मेल एंड फीमेल में इसमें अलग अलग BMR होती है। तो मेल में कितनी होती है, 35 से 38 किलो कैलोरी, क्योंकि एनर्जी को की बात कर रहा है ना इसमें, कि क्या एनर्जी को हम किलो कैलोरी से डिनोट करते हैं, किलो कैलोरी स्क्वायर पर आवर। ठीक है, एक घंटे में इतनी उसको रिक्वायर होती है मेल को। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें फीमेल। तो फीमेल को कितनी होती है, 32 से 35 किलो कैलोरी स्क्वायर पर आवर। दैट इज अ नॉर्मल वैल्यू, ऑफ BMR। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है BMR में कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट डालते हैं हमारे BMR पे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ BMR। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं, लाइक एज। ठीक है, एज भी क्या करती है, एक फैक्टर होता है। ठीक है, इसमें जैसे चिल्ड्रंस,
एडल्ट, ठीक है, एडल्ट में ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है एज कंपैरिजन चिल्ड्रन। नेक्स्ट जेंडर्स में देख लो, मेल को ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है एज कंपैरिजन फीमेल, ठीक है। एंड वेदर, ठीक है, वेदर भी क्या है, एक फैक्टर है, मीन्स हमें विंटर्स में कम रिक्वायरमेंट होती है एज कंपैरिजन समर, ठीक है। नेक्स्ट सरफेस एरिया, ठीक है, डिपेंड करते हैं, सरफेस एरिया भी क्या है यहाँ पर, डिपेंड करते हैं, या फिर बोल सकते हैं एक फैक्टर है किसका, बीएमआर का, सरफेस एरिया, ठीक है। नेक्स्ट फीवर, नेक्स्ट हाइपरथायरॉयडिज्म, अगर किसी को हाइपर थायरॉयडिज्म है या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म है, ठीक है। These all are the factors affecting of BMR, ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स है जिनके कारण बीएमआर हमारा अफेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पूछा जाता है कि हमारे बीएमआर को कंट्रोल कौन करता है, ठीक है। कंट्रोल ऑफ बीएमआर, तो हमारे बीएमआर को कौन कंट्रोल करता है, एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और हमारे थायराइड ग्लैंड्स, ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं हमारे बीएमआर को, ठीक है। तो ये था हमारा बीएमआर का टॉपिक, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट न्यूट्रिशन के अंदर एक नेक्स्ट जो टॉपिक है बचता है, वो है हमारा एनर्जी से रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन भी था कि हाइट एनर्जी यील्डिंग सोर्स ऑफ फूड कौन सा होता है, ठीक है। क्वेश्चन इज हाईएस्ट एनर्जी यील्डिंग सोर्स ऑफ फूड, तो क्या होता है, अगर बात करें, ठीक है क्लास, बात करें फूड के अंदर, ठीक है, तो होता है हमारा फैट, क्या होता है, फैट, ठीक है। अगर वो बोले कि मोस्ट कॉमन अवेडेंट सोर्स ऑफ फूड, ठीक है, मोस्ट कॉमन अवेडेंट सोर्स ऑफ फूड, तब क्या होगा हमारा, कार्बोहाइड्रेट, क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा मोस्ट पाया जाता है। लेकिन एनर्जी सबसे ज्यादा कौन देता है, फैट, ठीक है। कैसे, देखिए, क्योंकि वन वन केजी कार्बोहाइड्रेट कितना देता है, 4 किलो कैलोरी, ठीक है। एंड 1 केजी फैट हमें कितनी एनर्जी देता है, 9 किलो कैलोरी, तो दैट इज अ फैक्ट, ठीक है। ये क्या है, इसीलिए क्वेश्चंस की लैंग्वेज को आपको समझना है। अगर उसने पूछा है अवेंडेंट सोर्स, ठीक है, कौन सा होता है एनर्जी का, तो वो है कार्बोहाइड्रेट। उसने पूछा हाईएस्ट एनर्जी, ठीक है, और वो भी किसमें, फूड में, तो वो क्या है हमारा, फैट, ठीक है। और कंफ्यूजन आपको मैंने यहाँ क्लियर कर दिया है, क्योंकि 1 किलो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, और 1 केजी फैट हमें 9 किलो कैलोरी देता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा, अब जब हमने कार्बोहाइड्रेट की बात की है और फैट की बात की है, तो प्रोटीन की भी हम बात कर लेते हैं। तो 1 केजी प्रोटीन कितनी एनर्जी देता है, 4 किलो कैलोरी, कितनी, 4 किलो कैलोरी। उसके बाद 1 ml अल्कोहल कितना कर देता है,
67 किलो कैलोरी। 100 ग्राम बनाना, 114 किलो कैलोरी। ठीक है, वहीं पर 100 ml मदर मिल्क कितना देता है? 66 किलो कैलोरी। एंड 100 ml काउ मिल्क कितना देता है? 67 किलो कैलोरी। अब काउ मिल्क है, मदर मिल्क हो गया, तो बफेलो मिल्क भी देख लेते हैं। 100 ml बफेलो मिल्क हमें कितनी एनर्जी देता है? 117 किलो कैलोरी। ठीक है, तो ये कुछ सोर्स है एनर्जी के। 1 kg कार्बोहाइड्रेट कितना देता है? 4। सिर्फ एक फैट है जो 9 किलो कैलोरी देता है, यहाँ से क्वेश्चन से पूछा जाता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो और 1 kg प्रोटीन कितनी देता है? 4 किलो कैलोरी। 1 ml, अगर आप 1 ml अल्कोहल ले रहे हो तो 67 किलो कैलोरी। 100 ग्राम बनाना ले रहे हो तो 140 किलो कैलोरी। ठीक है, और 100 ml अगर मदर मिल्क ले रहे हैं तो 66 किलो कैलोरी। एंड 100 ml काउ मिल्क ले रहे हैं तो 67 किलो कैलोरी। ठीक है, और वहीं पर अगर 100 ml बफेलो मिल्क ले रहे हैं तो 177 किलो कैलोरी। ठीक है, दैट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है हमारा कि एक अब हमने एनर्जी की बात की है, तो एक जो एडल्ट होता है, अगर वो उसको कितनी किलो कैलोरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उसको हमने कैटेगराइज किया गया है सेकेंडरी, मॉडरेटरी और हैवी वर्कर्स में। ठीक है, कि एक सेकेंडरी वर्कर्स को कितने किलो कैलोरी की एनर्जी की जरूरत होती है, और मॉडरेट अगर वो वर्क कर रहा है तो उसको कितने कैलोरी एनर्जी चाहिए, अगर वो हैवी वर्क कर रहा है तो उसको कितने किलो कैलोरी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है मेल एंड फीमेल। ठीक है, मेल में अलग होती है एंड फीमेल में अलग होती है। नेक्स्ट इसमें आता है फर्स्ट, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट इज प्रेग्नेंट लेडी। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं किसी नॉर्मल बंदे की, तो जब हम नॉर्मल बंदे की बात कर रहे हैं और प्रेगनेंसी की भी बात कर रहे हैं तो लैक्टेशन की भी बात करनी है, तो हमारा जो नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू ICMR। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ICMR 2020 जो डेली एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, डेली एनर्जी इनटेक होनी चाहिए किसकी? एडल्ट की। वो कितनी चाहिए? तो हमने इसको कैटेगराइज किया है 3 पार्ट में। सेडेंटरी वर्क वाले, सेडेंटरी वर्क, एंड सेकंड इज मॉडरेट वर्क, एंड थर्ड इज हैवी वर्क। ठीक है, अब हमने इनको
फीमेल और मेल दोनों में कैटे अलग अलग क्या है, ठीक है, कि फीमेल में कितनी जरूरत है और मेल में कितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो फीमेल को एक जब फीमेल लाइट वर्क कर रही हो, सेडेंटरी वर्क कर रही हो, तो उसको कितनी एनर्जी की जरूरत है, 1660 किलो कैलोरी, ठीक है। अगर वो मॉडरेट वर्क कर रही है तो 2130 किलो कैलोरी। अगर वो हैवी कोई वर्क कर रही है तो 2720 किलो कैलोरी, ठीक है। नेक्स्ट मेल अगर है 2110 किलो कैलोरी, 2720 किलो कैलोरी अगर वो वर्क कर रहा है कोई मॉडरेट। अगर वो मेल अगर कोई ऐसा हैवी वर्क कर रहा है तो उसको 3490 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। दैट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी डेली इनटेक में, ठीक है। अब हम जब एडल्ट की बात कर रहे हैं तो अब हम बात करते हैं प्रेग्नेंट लेडी की, ठीक है। एक मिनट गाइस, ठीक है। किसकी बात करते हैं, प्रेग्नेंट लेडी की, ठीक है। अगर प्रेग्नेंट लेडी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, प्रेगनेंसी, ठीक है। इफ मदर है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है तो उसको कितनी रिक्वायरमेंट है, 150 किलो कैलोरी, कितना, 150 किलो कैलोरी। सेकेंड ट्राइमेस्टर कितनी रिक्वायरमेंट है उसको, 350 किलो कैलोरी। एंड थर्ड ट्राइमेस्टर कितनी रिक्वायरमेंट है उसको, 350 किलो कैलोरी, ठीक है। और उसमें भी अब हमने बात कर ली नॉर्मल एडल्ट की एंड प्रेगनेंसी की, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं लैक्टेटिंग मदर। क्या देखते हैं, लैक्टेटिंग मदर। लैक्टेशन, ठीक है। लैक्टेटिंग मदर में अगर मदर क्या है 0 से 6 मंथ, उसको लैक्टेशन पीरियड हो गया है, तो उसको कितनी रिक्वायरमेंट है, 500 से 550, ठीक है, 500 से 550 किलो कैलोरी। नेक्स्ट है अगर 6 से 12, ठीक है, 6 मंथ से अगर उसको 12 मंथ हो गए हैं एक लैक्टेटिंग फेज को, तो उसको कितने की रिक्वायरमेंट है, 550 से 600 किलो कैलोरी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एनर्जी सोर्स थे, ठीक है, जो हमने देखे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा आज का लेक्चर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जो कुछ टॉपिक्स अभी रह गए हैं न्यूट्रिशन के, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो डोंट फॉरगेट माय नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।